इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो होल हुआ है उससे ये पता लगा कि काफी खून बिखरा हुआ है और कम से कम 2 लोग हैं। इसमें से हो सकता है कि ये दोनों बहुत जख्मी हो। अभी पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि कोई मरा है या नहीं, लेकिन फिलहाल जख्मी है क्योंकि खून काफी बिखरा हुआ है। तो अभी पुलिस जब अंदर जाएगी तब एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी कि आखिर क्या है अंदर। इससे पहले का मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को मध्य प्रदेश के इनपुट मिलने के बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें से 2 कानपुर से अरेस्ट किए गए हैं और 1 इटावा से। ये लोग ISIS के खुरासान मॉडल से जुड़े हुए हैं, मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग हैं और इनके पास से काफी साहित्य और ऐसी चीजें मिली है जो लिंक कर रही हैं इनको कि ये लोग ISIS के संपर्क में थे। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन आज हुआ है और लखनऊ में जो 2 लोग हैं उनमें से एक का नाम तो सैफुल है, वो तो तय है। दूसरा व्यक्ति जो है अंदर, उसके बारे में अभी सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर वो कौन है। पुलिस कोशिश कर रही है कि वो अंदर जाए और पता लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जो आज ब्लास्ट हुआ उसमें भी बात यही कही जा रही थी कि ये भी आतंकी घटना है, लेकिन उसके बाद जो अब धरपकड़ जारी है और जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आगे भी और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और किस तरह से पुलिस ने जो अपनी सख्ती बनाई हुई है? देखिए, तो 3 लोग 2 कानपुर और 1 इटावा से अरेस्ट किए गए हैं। इनसे भी पूछताछ हो रही है और इस बात की भी संभावना है कि कुछ और लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हो सकते हैं कानपुर इटावा से। एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है उसमें भी 2 कानपुर से और 1 अलीगढ़ का व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में ISIS का मॉड्यूल काम कर रहा है और इसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग पकड़े गए हैं जिंदा 3 लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है और लखनऊ में भी कोशिश की जा रही है कि जिंदा पकड़ लिया जाए। जो 2 लोग यहाँ इस वक्त घिरे हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद फिर बाकी की जानकारियां मिलेंगी और सारी चीजों को फिर ATS की टीम कनेक्ट करेगी। विवेक, हमने पहले जो खबरें आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि ATS की पूरी तरह से कोशिश है कि आतंकियों को जिंदा पकड़ा जा सके, लेकिन खबरें फिर सूत्रों के मुताबिक ये आई कि सैफुल को मार गिराया गया है। अब कैसी कोशिशें चल रही हैं कि आतंकियों को जिंदा पकड़ा जा सके जिससे उनसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके? देखिए, स्थिति ये है कि बीते 2-2.5 घंटों से फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से फायर जरूर हुआ है लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं हुआ है और जब छत को ड्रिल कर रही है ATS की टीम तो उससे काफी शोर होता है। उसके रिएक्शन में भी दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। जो होल हुआ उससे दिखा गया कि खून बिखरा हुआ है और वहां से मूवमेंट हुआ, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में चाहे वो किसी भी जख्मी हालत में वो लोग गए हैं। तो ये इन सब चीजों से अंदाजा लगाया गया है कि कम से कम 2 लोग जरूर हैं अंदर। अब उसमें से कोई जिंदा है या 1 जिंदा है 1 नहीं, ये बात अभी पुलिस नहीं कह पा रही है। जब अंदर एंट्री करेगी, अंदर घर के अंदर जाएगी पुलिस, तभी पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में सैफुल को बेशक मार गिराया गया है, आतंकी सैफुल को मार गिराने की बात जो है सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकी जो है वो घर में छिपे हुए हैं और रह रहकर फायरिंग भी कर रहे हैं। तो यानी घटनास्थल पर जो अब रुक अभी भी फिलहाल फायरिंग हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत के 16 देशों में भारत में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी है। रिपोर्ट की माने तो देश में 10 में से 7 लोग रिश्वत देते हैं। इनमें 69% लोगों ने माना कि वो सरकारी सर्विस का लाभ उठाने के लिए रिश्वत देते हैं और इस मामले में वियतनाम दूसरे नंबर पर है। वियतनाम में 65% लोग रिश्वत देकर सरकारी काम करवाते हैं। नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को वाइट करने में शामिल रहे पेट्रोल पंप जो है उन पर भी अब इस तरह की बातें आ रही हैं कि इनकम टैक्स विभाग जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। और जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों को नोटिस भेजा है। नोटबंदी के दौरान इन पेट्रोल पंपों पर करेंसी बदलने में हेराफेरी करने का शक है। IT विभाग पेट्रोल पंपों के खातों की जांच भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान इन पेट्रोल पंपों ने औसतन 10 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल बेचा, जबकि खाते में 25 करोड़ रुपए दिखाए। और इससे पहले IT विभाग ज्वेलर्स के यहां पे भी छापेमारी कर चुका है। आपको बता दें कि नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंपों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट स्वीकार करने की छूट मिल गई थी। CBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के DGM और AGM पर नोटबंदी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर 85 करोड़ रुपए की कैश डिपॉजिट को मंजूरी दी। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। CBI ने यूनियन बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अशोक कुमार धभाई
असिस्टेंट जनरल मैनेजर के शिवशंकर राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में मुंबई के कई बड़े ज्वेलर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ज्वेलर्स पर आरोप है कि 15 नवंबर और 26 दिसंबर 2016 के बीच उन्होंने 47.45 करोड़ और 37.15 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से 2 प्राइवेट फर्म्स के अकाउंट में डिपॉजिट कराया। इन फर्म्स के अकाउंट मुंबई के यूनियन बैंक की जवेरी ब्रांच में है। हुरन ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए साल 2016 काफी मुश्किलों से भरा रहा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी अभी भी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट इंडिया के मुताबिक 8 नवंबर 2016 से शुरू हुई नोटबंदी ने 11 अरबपतियों की संपत्ति को $1 अरब की सीमा रेखा से नीचे ला दिया है। इस रिपोर्ट में भारतीय मूल के 132 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जिनकी संपत्ति $1 अरब या इससे ज्यादा है। हुरन की लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले पायदान पर हैं। और सस्ते घरों को और सस्ता करने के लिए सरकार जल्द ही स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर सकती है। इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। स्टाम्प ड्यूटी राज्यों का मामला है। घर की रजिस्ट्री कराने के समय घर की कुल कीमत का 4 से 8% स्टाम्प फीस के तौर पर चुकाना होता है। स्टाम्प ड्यूटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रालय इंसेंटिव मॉडल पर भी काम कर रहा है। साथ ही मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी में अफोर्डेबल हाउसिंग को सर्विस टैक्स की छूट जारी रखने की मांग भी की है। शहरी विकास मंत्रालय की मांग को अगर राज्य मान लेते हैं तो इससे अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमतों में भारी कमी आएगी। We have taken up with the state government to rationalize the stamp duty. I have written to all the chief ministers also to reduce the stamp duty, rationalize it also, and of course we have been asking for waiver of stamp duty for the affordable housing. At the end of the day, the states has to take a call depending on their economic situation. और अब आपके फायदे की खबर, अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको अपनी जेब में ना तो कैश रखने की जरूरत है और ना ही डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। आपको मोबाइल वॉलेट या इंटरनेट बैंकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना आधार नंबर याद रखना होगा, यही बनेगा आपका पेमेंट का आधार। जी हाँ, आईडीएफसी बैंक ने देश में पहली बार आधार पे के नाम से आधार पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसमें आप अपने अंगूठे के निशान से ही पेमेंट कर सकते हैं। अब टेंशन फ्री करिए शॉपिंग। पेमेंट करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की टेंशन नहीं, ना ही मोबाइल ऐप की टेंशन, बल्कि अब केवल अंगूठे के निशान के जरिए ही कीजिए पेमेंट। आईडीएफसी बैंक ने आधार पे के नाम से आधार पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। यानी इसके लिए आपको मोबाइल फोन रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आधार नंबर और अपने अंगूठे के प्रिंट से ही पेमेंट कर सकते हैं। यानी पेमेंट करना अब हो गया है बेहद आसान। जिन लोग के पास फोन भी नहीं है उनकी सुविधा के लिए भी है, क्योंकि आज की जो कि ई वॉलेट्स हैं और जितनी कन्वीनियंस पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपेटिटर्स, वो ज़्यादातर उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन है। जो सॉल्यूशन आज हमने अनवील की है वो उन कस्टमर्स तक भी पहुंच सकती है जिनके पास फोन ही नहीं है। तो आपका आधार कार्ड बनेगा आपके पेमेंट का आधार। इसके लिए दुकानदार को आईडीएफसी बैंक का ऐप डाउनलोड करना होगा और साथ ही स्मार्टफोन में डोंगल लगाना होगा, जिसकी कीमत वैसे तो करीब 2500 रुपए है, लेकिन फिलहाल बैंक दुकानदार को ये मुफ्त में दे रहे हैं। बैंक का इरादा इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ने का है। मर्चेंट को ट्रांजैक्शन के अनुसार ही इंसेंटिव भी मिलेंगे। आईडीएफसी बैंक ने अगले 2 सालों में 75,000 मर्चेंट जोड़ने का टारगेट भी रखा है। हालांकि इस पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए दुकानदार के पास बेहतर नेटवर्क होना बेहद जरूरी होगा। बैंक की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मर्चेंट को दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि बैंक की लॉन्ग टर्म इसमें से कमाई है। फिलहाल इस पेमेंट सिस्टम से 10,000 रुपए के अधिकतम ट्रांजैक्शन की सीमा है। यानी अगर आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन करने हैं तो फिलहाल इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि आखिर आधार पे सिस्टम काम कैसे करता है और आप इसके जरिए कैसे पेमेंट कर सकते हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी की रिपोर्ट देखिए।
आईडीएफसी बैंक ने देश में पहली बार आधार पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ये काफ़ी अहम पहल है देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। आप इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके बिना किसी कार्ड के इस्तेमाल के, इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल के आप जो है किसी भी दुकान पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पे कई तरह के सामान बिक रहे हैं और आप यहाँ पर अगर पहुँचते हैं और आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तब भी आपको कुछ खरीदना है क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरिए आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, बिस्किट का पैकेट है और ये बिस्किट का पैकेट अगर आपको खरीदना है और इसकी कीमत अगर 10 रुपए है, तो आपके पास सिर्फ आपका आधार नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये आईडीएफसी बैंक का वो सिस्टम है, ये डोंगल है, जिस डोंगल का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और यहाँ आप अपने आधार नंबर को जैसे ही यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा और उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। ये सिस्टम में और कौन सी चीज़ है जिसमें कस्टमर्स को इसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है? कस्टमर को केवल अपना आधार नंबर पता होना चाहिए और उनका किस बैंक अकाउंट से लिंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको फर्स्ट अपना बैंक का नाम बताना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर इंसर्ट करना है, देन आप जितना आपने परचेज किया है, जो भी आपका अमाउंट है, यू हैव टू इंसर्ट दैट। उसके बाद आपको अपना ऑथेंटिकेशन देना है, दैट्स इट। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो किसी भी बैंक के कस्टमर अगर कोई भी है तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी बैंक का कोई भी बैंक का कस्टमर इसको इस्तेमाल कर सकता है, इस एप्लीकेशन को। और ये यहाँ पे अंगूठा लगा के आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ अपने नंबर्स को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ये पेमेंट हो जाएगा, राइट? पेमेंट सक्सेसफुल। वहीं सरकार भीम मोबाइल ऐप के जरिए हर व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाना चाहती है। भीम एप्लीकेशन से फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं काफी लोकप्रिय भी हो रही हैं, लेकिन भीम एप्लीकेशन से फंड ट्रांसफर में अगर कहीं पैसा बीच में अटक जाए तो इसके लिए शिकायतों की सुनवाई का कोई भी ठोस जरिया नहीं है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने भीम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताकि ज्यादातर लोग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सके, लेकिन हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें गलती से होने वाले ट्रांजैक्शन या कई बार जानबूझकर किए ट्रांजैक्शन के पैसे भी अटक गए हैं। बैंक या मोबाइल वॉलेट कंपनियां भीम को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बताकर पल्ला झाड़ लेती है, जबकि भीम एप्लीकेशन तैयार करने वाली एनपीसीआई भी खुद ऐसे मामलों में सीधे तौर पर जिम्मा लेने को तैयार नहीं है। जानकार मानते हैं कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और शिकायतों के निपटारे के लिए डिजिटल पेमेंट रेगुलेटर जरूरी है। पेमेंट रेगुलेटर का इस्टेब्लिशमेंट हो, पेमेंट रेगुलेटर और उसके तहत ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म हो, ताकि जनता को अगर कोई ऐसे मामला सामने आता है तो एक ग्रीवेंस सामने लेके जाए, अपनी केस कहीं दर्ज करे और उसको फास्ट रिड्रेसल मिले। आप इसको महीना दर महीने कोर्ट में घसीटते नहीं रह सकते, इनको चाहिए फास्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म, और जो कि अगर 100% ऑनलाइन हो तो सबसे अच्छी। दरअसल भीम एप्लीकेशन या फिर यूपीआई आधारित दूसरे एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों के लिए गड़बड़ी साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल साझा करनी पड़ती है। ग्राहक ज्यादा से ज्यादा अपने बैंक खाते का ब्यौरा साझा कर सकता है, लेकिन दूसरे के बैंक का ब्यौरा जुटाना टेढ़ी खीर साबित होता है। बढ़ती शिकायतों को देखकर अब रिजर्व बैंक की नींद भी टूटी है। रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट से लेकर बैंकों तक को हर महीने ऐसे मामलों में निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा मांगा है। एवरी मंथ वी हैव टू रिपोर्ट टू आरबीआई कि कितने ग्रीवेंसेस रेज हुए कंज्यूमर्स के द्वारा और उनके हमने कितने रिजॉल्व किए सेटिस्फैक्टरी। एंड आरबीआई फॉर्चुनेटली एवरी मंथ ऑडिट्स अस एज वेल, बाय द वे, फॉर ऑल दीज ग्रीवेंसेस। सो आज की डेट में यस, आई वुड नॉट से कि सिस्टम इज फुल प्रूफ जो बैंक ग्रीवेंसेस रिजॉल्व होते हैं, बट वॉलेट कंपनीज आर गेटिंग देयर। हालांकि ये सभी मानते हैं कि भीम या फिर यूपीआई आधारित दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन के आने से सुविधा बढ़ी है, लेकिन लोगों का भरोसा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन पर बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि शिकायतें मिलते ही दूर की जाए। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट से ही अमेरिकी बाजारों में फार्मा शेयरों में हलचल देखने को मिली। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि वो एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिससे दवाइयों की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। ट्रंप के इस ट्वीट का असर तुरंत ही बाजार पर देखने को मिला और अमेरिकी फार्मा कंपनियां माइलन पैरेगो जैसी कंपनियों के शेयरों पर दबाव भी देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि वो एक ऐसे नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिससे फार्मा इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके चलते कल भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों पर भी दबाव देखने को मिल सकता है।
बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, जबकि निफ्टी 8,950 के स्तर के ऊपर टिकने में नाकाम रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोई भी खास हलचल देखने को नहीं मिली। सेंसेक्स 49 अंक और निफ्टी 17 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, फार्मा, ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं पावर, तेल, गैस और कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी देखने को मिले। सो आई थिंक मोर और लेस, क्योंकि काफी समय से यूएस फेड चेयरमैन ने भी और यूएस फेड कमेटी मेंबर्स ने भी काफी इंडिकेशंस दिए हुए ऑलरेडी कि इंटरेस्ट रेट हाइक लगभग ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मार्केट में हो सकता है काफी हद तक ये फैक्टरिंग करके करा हुआ है। सो आई थिंक मोमेंटम ब्रॉडली पॉजिटिव ही है पूरे इमर्जिंग मार्केट पैक की तरफ भी और इंडिया स्पेसिफिक इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ भी। हमने एफआईएस का रुझान भी देखा, काफी पॉजिटिव रहा है। फरवरी में भी नेट इनफ्लोज रहा है। इवन इफ हम एचडीएफसी बैंक के अगर डील एफआई की जो बाइंग आई थी उसकी बात न करें तो भी नेट पॉजिटिव रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा मोमेंटम है और हम और अपसाइड देख रहे हैं निफ्टी में आने वाले 3 से 6 महीनों में। रिलायंस कैपिटल ने डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम में अपने 1% हिस्सेदारी चीन के अलीबाबा ग्रुप को बेच दी है। अलीबाबा ग्रुप ने इस 1% हिस्सेदारी के लिए रिलायंस कैपिटल को 275 करोड़ रुपए चुकाए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रिलायंस कैपिटल को इस सौदे से भारी मुनाफा हुआ है। रिलायंस कैपिटल ने पेटीएम में 1% हिस्सेदारी के लिए केवल 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सूत्रों के मुताबिक निवेश के चलते रिलायंस कैपिटल को पेटीएम ई कॉमर्स में भी हिस्सेदारी हासिल है, जिसे कंपनी ने बरकरार रखा है। इस डील के बाद पेटीएम की वैल्यूएशन $500 करोड़ हो गई है। वहीं सरकार ने ट्रेडमार्क यानी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रेशन का नियम आसान कर दिया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए फॉर्म्स की संख्या 74 से घटाकर 8 कर दी गई। एप्लीकेशन फीस को प्रस्तावित 8,000 रुपए से घटाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है। हालांकि कंपनियों के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ट्रेडमार्क की अर्जी देने और मंजूरी की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब हर स्थिति की जानकारी ट्रेडमार्क की अर्जी देने वालों को ऑनलाइन ही मिल सकेगी। ट्रेडमार्क के लिए एग्जामिनेशन के बाद मंजूरी की मियाद को घटाकर 13 महीने से कम कर 1 महीने तक लाया जा चुका है। सरकार ने एनपीए का भारी भरकम बोझ झेल रहे सरकारी बैंकों की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले बैड लोन वाले टॉप सरकारी बैंकों की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सिंडिकेट बैंक पर वित्त मंत्रालय की खास नजर है। आईडीबीआई बैंक के एनपीए 15.16%, इंडियन ओवरसीज बैंक के 22.42% और सिंडिकेट बैंक के एनपीए 7.53% पर पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों को 31 मार्च तक ठोस नतीजा हासिल करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रक्रिया के तहत आईडीबीआई बैंक नॉन कोर एसेट बेचेगा, जबकि आईओबी अपना ओवरसीज बिजनेस समेटने की योजना बना रही है। बैंकों से कहा गया कि वो सबसे पहले अपने एनपीएस कम करें। दुनिया भर के मुकाबले भारत में एनपीएस लेवल सबसे ज्यादा है। सरकार दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए जल्द ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में बदलाव करने वाली है। जाहिर है कि इससे दवाओं की ऑनलाइन बिक्री होने पर मौजूदा स्टोर से कंपटीशन बढ़ेगा। ग्राहकों के लिए एमआरपी पर डिस्काउंट की गुंजाइश पैदा होगी। देश में अब ऑनलाइन दवा के कारोबार को कानूनी अमली जमा पहनाया जाएगा। सरकार ऑनलाइन फार्मेसी के लिए खास नियम लाने जा रही है। ऑनलाइन फार्मेसी के लिए सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल में बदलाव करने वाली है। ये बदलाव ऑनलाइन फार्मेसी पर बनी काम्बले समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल पोर्टल बनाने की सिफारिश की गई है। ऑनलाइन दवा बेचने वाले सभी पक्षों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉक्टर्स को इसके लिए दवाओं की डिजिटल पर्चियां लिखनी होंगी। पर्चियां सीधे नेशनल पोर्टल पर भेजी जाएंगी, जहां से ग्राहक चुन सकेंगे कि उन्हें किस ऑनलाइन कंपनी से दवा लेनी है। डॉक्टर की डिजिटल पर्ची आधार से जुड़ी होगी और यूनिक होगी। एक बार दवा खरीदने के बाद डिजिटल पर्ची इनएक्टिव हो जाएगी। दोबारा डॉक्टर के एंट्री करने पर ही एक्टिव होगी। मरीजों की सहूलियत के लिए हाथ से लिखी पर्ची को भी अपलोड करने का विकल्प होगा। केंद्र सरकार ने नेशनल पोर्टल और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सीडीएसी की मदद लेगी। ऑनलाइन दवा बिक्री करने का मतलब ये नहीं होगा कि कंपनियों के स्टोर नहीं होंगे, बल्कि सभी ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होगा, ताकि रेगुलेटर्स दवाओं की क्वालिटी और रखरखाव की जांच कर सकें। दवाओं की क्या पैकेजिंग की जा रही है, इसका भी अंदाजा लग सकेगा। ग्राहकों की शिकायत
या प्रिस्क्रिप्शन समझने के लिए 24/7 कॉल सेंटर भी बनाना होगा। दवाओं की क्वालिटी के लिए मैन्युफैक्चरर, विक्रेता दोनों जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन बिक्री करने वाले बड़े रिटेलर अपना अलग कॉल सेंटर रखेंगे। मरीजों की गोपनीय जानकारियां लीक न हो, इसका ख्याल रखना होगा। आदत डालने वाली, प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हर छोटे मेडिकल स्टोर वाले को भी ऑनलाइन दवाएं बेचने का मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन फार्मेसी के राह में कई चुनौतियां भी हैं, मसलन जैसे नकली और नशीली दवाओं की बिक्री को कैसे रोका जाएगा। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चैलेंज होगा। डॉक्टर्स को डिजिटल पर्ची लिखने के लिए मनाना भी आसान नहीं होगा, पर ग्राहकों के लिए बेहतर डिस्काउंट की गुंजाइश होगी। जबकि दवा कंपनियां खुद रिटेलिंग में उतरना चाहेंगी तो बेहतर मार्जिन का भी मौका होगा। दूसरी ओर इससे डॉक्टर क्या दवाएं लिख रहे हैं या देश में बीमारियों का क्या ट्रेंड है, इसका भी डेटाबेस तैयार हो सकेगा। यानी साल भर के भीतर ग्राहकों को Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई-रिटेलर्स से दवाएं खरीदने का भी मौका मिल सकेगा। जाहिर है इससे कंज्यूमर का काम ही आसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें डिस्काउंट का फायदा भी मिलेगा। ब्रिजेश कुमार, जी मीडिया, मुंबई। बैंक ऑफ अमेरिका 35 देशों में सीएसआर एक्टिविटीज चला रहा है और इसका फोकस भारत पर है। देखिए रिपोर्ट। Bank of America has been quite actively engaged across all the 35 countries that it operates in CSR activity. We in India have had special focus and it has gained momentum after the CSR Act. And the 3 or 4 areas that we've really focused on, one is women and children, and within that we focused on demographics, on adolescent girls, on which the report really is the best foot forward. The second area that we have really focused on is arts and culture, and the third area has been on renewable energy. All are part. This is all in a bigger part of our ESG initiative across the world. India as an economy has to grow. We need growth across the whole geography. Exactly. So right at the lower end, we need to get at every level. All of us need to move up in terms of earning capability, in terms of employability, and in that respect, we felt that the most ignored demographic has been adolescent girls. Right. That's in the age area of 11 to 19. Okay. And we find that, there's a lot of people who really focus on education, including us, and children go to education. Right. But then how do you take them to the next level? And most shutouts happen in that age group between 11 and 19. Exactly. And that's why we are investing in that area. जेनेवा मोटर शो में ऑटो कंपनियों ने अपना जलवा बिखेर दिया है। टाटा मोटर्स, सुजुकी, वॉल्वो जैसी कंपनियों ने कई ऐसी कारें शोकेस की जो आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में भी लॉन्च होने वाली है। जहां एक और टाटा मोटर्स ने पहली बार अपनी स्पोर्ट्स कार शोकेस की, तो वहीं सुजुकी ने नई स्विफ्ट कार का दीदार कराया। कैसी है ये कारें और ये कब तक आएंगी भारत में, देखिए रिपोर्ट। जिनेवा मोटर शो में आज भारतीय ऑटो कंपनियों का जलवा दिखा। टाटा मोटर्स से लेकर सुजुकी तक सबने भारत में लॉन्च होने वाली कारों को पेश किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार पेश की है। इस कार का नाम है रेसमो। ये एक 2 सीटर कार है जिसमें इंजन नैनो की तरह पीछे की तरफ दिया गया है। इसे टैमो ब्रांड के तहत अनवील किया गया है। रेसमो एक सब 4 मीटर कार है। इसमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन इंजन दिया गया है जो 186 bhp की पावर जनरेट करता है। रेसमो को टाटा मोटर्स के इटली में मौजूद डिजाइन स्टूडियो में तैयार किया गया है और इसे भारत में 2018 में लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए हो सकती है। जिनेवा में टाटा मोटर्स ने 26 मार्च को लॉन्च होने वाली कार टाइगर की भी झलक दिखाई। इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन को भी शोकेस किया जो कि इस फेस्टिव सीजन में भारत में लॉन्च होने वाली है। टाइगर भारतीय मार्केट में सबसे सस्ती सेडान होगी, जबकि नेक्सन की टक्कर होगी मारुति ब्रेजा के साथ। इस मौके पर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मौजूद थे। इतना ही नहीं, सुजुकी ने भी जिनेवा में नई स्विफ्ट को शोकेस किया। नई स्विफ्ट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। इसके इंटीरियर्स को अप मार्केट बनाया गया है। अब ये गाड़ी पहले से ज्यादा स्पोर्टी नजर आ रही है। हो सकता है मारुति इसमें
अपना नया 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन का इस्तेमाल करे। नई स्विफ्ट को इस साल दिवाली के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 6 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसके अलावा न्यू जनरेशन वोल्वो XC60 और टाटा की रेंज रोवर वेलार को भी शोकेस किया गया, जो 2018 के अंत तक भारत में आ रही है। नंद कुमार नायर, जी मीडिया। तो इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।